हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआई एडवेंचर विद सुमित। मेरा नाम सुमित है और मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ। जनरेशन एआई की फुल वीडियो सीरीज़ में आज हम एलएलएम और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कवर करने जा रहे हैं। एलएलएम मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में जेन एआई को समझा और जाना था कि जेन एआई एक एआई ही टेक्नोलॉजी है और इस एआई में एमएल और डीएल जैसी दो सब कैटेगरियाँ हैं और जेन एआई इन दोनों का इंटरसेक्शन है। जेन एआई एक ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो जैसे डेटा पॉइंट्स या कंटेंट्स को प्रोड्यूस या जनरेट कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत से टास्क को हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑटोमेट भी कर सकते हैं और इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत सारे हो सकते हैं। साथ में हमने ये भी जाना था कि इन मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें ह्यूज डेटा की ज़रूरत पड़ती है और ये ह्यूज डेटा हमारा सारा विकिपीडिया का डेटा, सारी बुक्स, हमारा सारा इंटरनेट का डेटा भी हो सकता है। जब हम इस तरह के मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं तो इस मॉडल को हम प्री ट्रेंड मॉडल या फिर बेस मॉडल या फाउंडेशन मॉडल भी कहते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा चैट जीपीटी है। अब इस तरह के जो प्री ट्रेंड मॉडल है जो कि ह्यूमन लेवल की एक्यूरेसी हमें देते हैं और ह्यूमन लेवल का टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं, इसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए ह्यूमन जैसा टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। अगर हम इन मॉडल को हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह समझें तो ये सिमिलर है हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह, जो कि सेम वैसे ही काम करता है जैसा हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है। और हमारे ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और यही न्यूरॉन्स से मिलकर हमारा ब्रेन बना होता है और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने डीएल में देखा था। अब इस ब्रेन को जो मेमोरी देते हैं इसे हम वेट्स या पैरामीटर बोल सकते हैं। अब हम समझेंगे कि ये पैरामीटर होते क्या है। अब ये पैरामीटर एक ऐसी यूनिट है जो कि हमारे पूरे ब्रेन को, इस मॉडल को मेमोरी देती है। और जो इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जो वर्ड है लार्ज, इसका मतलब भी पैरामीटर से ही है। पैरामीटर का साइज कितना है वो ये हमारा इसका जो लार्ज टर्म है वो इसी पैरामीटर से डिफाइंड होता है। अब ये लार्ज पैरामीटर्स जो होते हैं वो लैंग्वेज के बिहेवियर को और उसके कॉम्प्लेक्स पैटर्न को समझने में कैपेबल होते हैं। जैसे कि हमने पिछले भी देखा था कि ये लैंग्वेज के पैटर्न को और उसके स्टैटिकल बिहेवियर को समझने में कैपेबल होते हैं। कुछ लास्ट सालों में हम रिसर्चरों ने ये देखा कि जब वो मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसके पैरामीटर साइज को बढ़ाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस भी उसी के साथ साथ इम्प्रूव होती है। जैसे कि हमारे कुछ पिछले मॉडल आए लेमा जिसमें 65 बिलियन तक के पैरामीटर और GPT-3 जिसमें 175 बिलियन तक के पैरामीटर थे। अब ये पैरामीटर का साइज मिलियंस या बिलियंस में भी हो सकता है। अब इतने ह्यूज पैरामीटर वाले लॉज मॉडल को जब हम ट्रेन कर लेते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं और इसी में रिसर्चरों ने पाया कि जैसे जैसे इनका साइज बढ़ा दिया जाए तो उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती जाती है। हमने अपने मोबाइल फ़ोन में किसी मैसेज को टाइप करते हुए या गूगल के सर्च इंजन में किसी सेंटेंस को टाइप करते हुए हमने देखा है कि वो हमें नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करते हुए दिखाता है और इस तरह का जो प्रिडिक्टेड वर्ड होते हैं ये हमारे काम को आसान करते हैं और ये कुछ हद तक, बहुत हद तक ये हमारे लिए रिलेवेंट भी होते हैं जो हमारी टाइपिंग को फास्ट करते हैं और इसी टास्क को हम नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन कहते हैं। ये सारे लार्ज मॉडल भी इसी टास्क में प्रिटेन हुए हैं। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो 2013 में वर्ड टू वेक मॉडल आया था क्योंकि हम किसी भी वर्ड या सेंटेंस को हमारी मशीन या कंप्यूटर में डायरेक्टली फीड नहीं कर सकते क्योंकि मशीन तो नंबर ही समझती है और उस पर ही कंप्यूटेशन करती है। यहाँ वर्ड टू वेक भी यही करता है, वो इन नंबरों को, जो सेंटेंस है, सेंटेंस के हर एक वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करता है और इसी कन्वर्जन को हम एम्बेडिंग कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने आने वाले वीडियो में, लेकिन ब्रॉडली हम देखें तो ये वर्ड टू वेक मॉडल उस समय करीबन 2013 के टाइम में ये वर्ड्स की सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर करने में कैपेबल था। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमिलर वाले वर्ड्स को एक साथ
वेक्टर स्पेस में रख देता था, और ये बहुत ही पावरफुल था हमारे वर्ड्स को समझने के लिए। उसके बाद रिसर्च बढ़ती गई, एक्सपेरिमेंट हुए। 2015, 2016, 17 के टाइम में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे थे हम, वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन या लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे कुछ टास्क थे। और इसी टाइम में रिसर्चरों ने आरएनएन और एलएसटीएम जैसी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया। अब आरएनएन का मतलब है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एंड एलएसटीएम मतलब लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब आरएनएन का जो मेन टास्क था कि नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने का, बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि वेनिसिंग ग्रेडियंट, और ये बहुत ही स्लो था ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद एलएसटीएम आया। एलएसटीएम मीन्स लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसने आरएनएन की खामियों को दूर किया। इसमें हम न्यू इन्फॉर्मेशन और पास्ट इन्फॉर्मेशन, किसी भी सेंटेंस की, ये उन इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करने में कैपेबल था, इसलिए इसे लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का नाम दिया है। इसे हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे, बट इसमें जो प्रॉब्लम थी कि इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसे हम पैरेलल ट्रेनिंग नहीं करवा सकते थे। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमारा नेक्स्ट मॉडल ने। और 2017 ही एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट या ब्रेकिंग ईयर था जब हमारे पास अटेंशन इज ऑल यू नीड नाम का पेपर आया। इस पेपर ने ये समझा जाए कि पिछले सारे एक्सपेरिमेंट और पिछले सारे मॉडल में एक नया मोड़ ला दिया। अब इस पेपर में मेनली अटेंशन और ट्रांसफार्मर जैसी बातों का जिक्र किया गया, और यही दो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से इतने बड़े बड़े लार्ज मॉडल और इतने एक्यूरेट मॉडल संभव हो पाए। अब हम कुछ टेक्निकल और फैंसी वर्ड को देखते हैं जो एलएलएम में यूज़ होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें चैट जीपीटी। तो जब भी हम चैट जीपीटी को ओपन करें तो उसका इंटरफेस एक चैट बॉक्स की तरह होता है, जहाँ पर हमें एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स में हमें इनपुट या हमारी जो भी क्वेरी है या जो भी हम चैट करना चाहते हैं वो एंटर करते हैं। और इसी टेक्स्ट बॉक्स को हम कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। इस तरह का विंडो होता है जहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं, और उस बॉक्स को हम कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। और जो टेक्स्ट हम पूछने जा रहे हैं या जो भी हम कन्वर्जेशन करने जा रहे हैं उस टेक्स्ट को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स है। तो अगर हम प्रॉम्प्ट को डिफाइन करें तो प्रॉम्प्ट एक हमारा इनपुट होता है जो कि हमारा इंस्ट्रक्शन और कॉन्टेक्स्ट से मिलकर बने होते हैं, और उस बॉक्स को हम कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं जहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को एंटर करते हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम क्लासिफिकेशन का लेते हैं, जहाँ पर हम एक फीडबैक कंज्यूमर फीडबैक डालेंगे या एक टेक्स्ट डालेंगे और हम अपने मॉडल को बोलेंगे कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो सपोज हमारा इंस्ट्रक्शन है क्लासीफाई द टेक्स्ट एज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, और जहाँ पर हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं टेस्लास राइड वॉज ऑसम, और हम इससे पूछेंगे कि ये किस तरह का सेंटिमेंट है। तो हमारा आउटपुट हो सकता है पॉजिटिव, क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। वैसे ही अगर हम एक दूसरा एग्जांपल देखें जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है और उस न्यूज़ आर्टिकल की हमें एक कंसाइज समरी मिल जाए, तो जब भी हम टाइप करेंगे तो हम इसमें टाइप करेंगे कि समराइज द फॉलोइंग न्यूज़ आर्टिकल इनटू ए कंसाइज पैराग्राफ। तो ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन हो गया, और बाद में हम सारा का सारा आर्टिकल डाल देंगे और उस आर्टिकल को हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट। तो हमने इसे इंस्ट्रक्शन दिया, साथ में कॉन्टेक्स्ट दिया। अब हम इससे पूछ रहे हैं कि आप हमें इसका समराइज फॉर्म प्रोड्यूस करके दिया जाए। तो ये बेसिकली ये प्रॉम्प्ट होते हैं। अब कई बार हमने देखा होगा कि हमें अपने रिलेवेंट रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और फिर हमें बार बार डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम ट्राई करने के बाद हम देखते हैं कि हमें फाइनली रिलेवेंट रिस्पॉन्स मिलने लगता है, या फिर हम कुछ
अलग अलग इंस्ट्रक्शन हम चैट बॉक्स में टाइप करते हैं, फिर हमारी टास्क या रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसका आउटपुट मिलता है। इसी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्रायल को हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कह सकते हैं, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ मेथड्स है जिसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अगर हम एक उदाहरण लें, हम अपना पिछला उदाहरण देखें जहाँ पर हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि सेंटेंस को आप क्लासीफाई करो पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल में, और हमने उसमें एक टेक्स्ट पास किया कि टेस्लास राइड वॉज ऑसम, और इसने हमें कुछ आउटपुट दिया। वो आउटपुट हमारा पॉजिटिव हो सकता है। तो जब भी हम अपने प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शन देते हैं और हम अपने एलएलएम या मॉडल को बोलते हैं कि आप इसका रिस्पॉन्स दो, तो हम इसे जीरो शॉट इन्फेरेंस या जीरो शॉट लर्निंग कह सकते हैं। और ये मॉडल हमारे आउटपुट देने में कैपेबल होता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ह्यूज मॉडल होता है और इस तरह का काम वो आसानी से कर सकता है। बट जैसे कि हमने देखा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ज़रूरत हमें इसलिए भी होती है कि बहुत बार ये हमारा रिलेवेंट रिस्पॉन्स नहीं देता। बट जब हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं और हमारा आउटपुट हमें हमारे मुताबिक मिल जाता है, तो हम उसे सिर्फ जीरो शॉट इन्फरेंस करके भी हम उसका आउटपुट ले सकते हैं। जैसा कि हमने जीरो शॉट लर्निंग में देखा कि हमने प्रॉम्प्ट में एक फीडबैक पास किया और उसने हमारे लिए कुछ रिस्पॉन्स जनरेट किया। बहुत बार ये भी होता है कि ये रिस्पॉन्स हमारे लिए अनरिलेवेंट हो, तब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पास करते हैं और हमारे मॉडल को समझने में मदद करते हैं ताकि वो हमारे लिए रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट कर सकें। तो इसी के साथ एक दूसरी टेक्निक आती है जिसमें हम अपना इंस्ट्रक्शन पास करते हैं और साथ में एक एग्जांपल भी हम देते हैं प्रॉम्प्ट में। जैसे कि हमारा इंस्ट्रक्शन हुआ कि क्लासीफाई द फीडबैक। अब इसमें हमारा जो फीडबैक है वो है टेस्ट राइड वॉज ऑसम, और इसका आउटपुट या सेंटीमेंट है पॉजिटिव। अब हम इसमें दूसरा फीडबैक देंगे और उसे बोलेंगे कि आप इसको क्लासीफाई करें, इसका सेंटीमेंट बताएं। तो बेसिकली हम प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक एग्जांपल को भी पास कर रहे हैं। अब इससे ये हुआ कि हमने अपने मॉडल को हम अपने टास्क के मुताबिक हम उस मॉडल को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल साथ में फीड किया, ताकि ये हमारे लिए हमारे टास्क के हिसाब से हमें रिलेवेंट रिस्पॉन्स जनरेट करें। बेसिकली हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं हम अपने प्रॉम्प्ट को। ये काफ़ी मददगार होता है और बहुत सारे टास्क में इस टेक्निक से हम अपने रिलेवेंट आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं और अपने टास्क को सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमें एक एग्ज़ाम्पल भी पास करना होता है, और ये एग्ज़ाम्पल कई बार इस एक एग्ज़ाम्पल से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हो सकती है। तब हम क्या करते हैं कि हम एक एग्ज़ाम्पल की बजाय हम एक से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल पास करते हैं। सपोज़ हमारा कोई टास्क है क्लासिफिकेशन का, जहाँ पर हमारे पास 5 क्लास है, तो हम उन 5 क्लास के डिफरेंट एग्ज़ाम्पल लेकर के 5 एग्ज़ाम्पल पास कर सकते हैं, जैसे कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं। और फिर हम अपने मॉडल से पूछे कि आप बताइए कि ये नेक्स्ट फीडबैक किस क्लास का है। अगर हम 5 एग्ज़ाम्पल हम अपनी क्लास के अगर इस मॉडल में पास करें, तो ये हमारे लिए रिलेवेंट आउटपुट तो जनरेट कर सकता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा जो बॉक्स है उसका एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि हम इसमें कुछ लिमिटेड वर्ड ही पास कर सकते हैं, और ये लिमिटेड वर्ड कुछ 1000 वर्ड्स के हो सकते हैं। जैसे हमने देखा कि जीरो शॉट लर्निंग में अगर हम इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट में पास करें
और वो हमारे लिए एक आउटपुट जनरेट करे तो हम उसे जीरो शॉट लर्निंग कहते हैं। साथ में अगर हम एग्ज़ाम्पल पास करें, अगर वो एग्ज़ाम्पल एक ही पास करते हैं हम प्रॉम्प्ट में, तो उसे हम वन शॉट इन्फेरेंस कहते हैं। और एक से ज़्यादा अगर हम पास करें तो उसे हम फ्यू शॉट इन्फेरेंस कहते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम भी हमने देखा कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट या फिर इनपुट बॉक्स की लिमिट होती है, और वो लिमिट टिपिकली 1000 वर्ड्स तक की होती है। तो इस तरह के जो हम इन्फेरेंस वन शॉट, फ्यू शॉट या जीरो शॉट, जो कि हम एक इनपुट बॉक्स में कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन को चेंज करके हम जो इनपुट और प्रॉम्प्ट पास करते हैं, उसे हम इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग कहते हैं। फ्यू शॉट में 5 एग्जाम्पल हमारे लिए सफिशेंट होते हैं, जो कि रिसर्चरों ने पाया है। बट अगर हमारा इससे हमारा टास्क का आउटपुट या हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट अगर हमें नहीं मिलता है, तो हमें मॉडल को फाइन ट्यून करने की ज़रूरत पड़ती है। फाइन ट्यूनिंग करने के लिए हम 500 तक के डेटा पॉइंट्स भी ले सकते हैं, जो रिसर्चरों ने पाया है कि यह हमारे मॉडल के लिए सफिशेंट है। फाइन ट्यूनिंग में हम अपने लार्ज मॉडल का यूज़ करके या हमारा जो बेस मॉडल या फाउंडेशन मॉडल है उसका यूज़ करके हम अपने डाउन स्ट्रीम टास्क के लिए उसे कैपेबल बना सकते हैं। और रिसर्चरों ने पाया है कि 500 डेटा पॉइंट इसके लिए सफिशेंट हो सकते हैं। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।